बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस हम पढ़ रहे थे। तो उसमें से जो पहला टॉपिक है, दो स्टेजेस मैंने आप लोगों को बताई हुई थी फोटोसिंथेसिस की, कि एक को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं और दूसरे को हम डार्क रिएक्शन यानी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन की बात करते हैं। लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की वो प्रोसेस है जो कि लाइट की प्रेजेंस में होता है। और इसकी लोकेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो लाइट रिएक्शन जो है ये ग्रैनम ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है। यानी हमने क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोपेल जो है उसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस किया हुआ था। तो उसमें से ग्रैनम जो है, उसमें ग्रैनम वाले पार्ट में लाइट रिएक्शन का जो प्रोसेस है वो होता है। थ्री मेन स्टेप्स है लाइट रिएक्शन की। एक को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या फिर पासपोराइलेशन कहते हैं। दूसरा जो है वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है और तीसरा जो है वो रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2। सो ये थ्री प्रोसेस है जिसमें बेसिकली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो होता है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में डिफरेंट फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। अब आप लोगों को समझना ये है कि फोटो सिस्टम क्या चीज़ है। तो फोटो सिस्टम जो है ये क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि कैरोटिनॉइड्स हो गए या फिर जो क्लोरोपेल बी, क्लोरोपेल ए, साइटोक्रोम्स, ये मालिक्यूल्स जो है ये क्लस्टर बना देते हैं। और उस क्लस्टर को हम क्या कहते हैं, उसको हम फोटोसिस्टम कहते हैं। फोटोसिस्टम्स बेसिकली टू होते हैं। एक को हम फोटोसिस्टम 1 कहते हैं और दूसरे को हम फोटोसिस्टम 2 कहते हैं। फोटोसिस्टम 1 जो है ये एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट को, और जो फोटोसिस्टम 2 है वो एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर की जो लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करती है। अब पार्ट्स ऑफ फोटोसिस्टम को आप लोगों ने जान लिया कि फोटोसिस्टम क्या चीज़ है। तो फोटोसिस्टम जो है ये क्लस्टर ऑफ द पिगमेंट्स है। और वो पिगमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, वो क्लोरोपेल ए की मालिक्यूल्स हो सकते हैं, क्लोरोपेल बी मालिक्यूल्स हो सकते हैं और इसके साथ साथ कैरोटिनॉइड्स हो सकते हैं। फोटोसिस्टम्स टू टाइप्स के होते हैं जो कि फोटोसिस्टम 1 है वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और जो फोटोसिस्टम 2 है वो 680 जो नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट है वो उसको एब्जॉर्ब करेगा। पार्ट्स ऑफ फोटोसिस्टम, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं एंटीना कम्प्लेक्स। फोटोसिस्टम के अंदर जो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो दो होते हैं। एक को हम एंटीना कम्प्लेक्स कहते हैं और दूसरा जो होता है वो रिएक्शन सेंटर होता है। तो एंटीना कम्प्लेक्स जो है इसमें मैनी मालिक्यूल्स होते हैं जो कि क्लोरोपेल बी मालिक्यूल्स होते हैं और कैरोटिनॉइड्स इसमें होते हैं। यानी एंटीना कम्प्लेक्स में कैरोटिनॉइड्स और क्लोरोपेल बी की मालिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। और जो रिएक्शन सेंटर है तो उसमें क्लोरोपेल ए की मालिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उन ए वाली मालिक्यूल्स के साथ, यानी क्लोरोपेल ए वाली मालिक्यूल्स के साथ साथ उनमें जो है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और रिएक्शन सेंटर तक पहुंचा लेते हैं। लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक कंटिन्यूस ट्रांसपोर्ट उनकी होती है डिफरेंट मालिक्यूल्स के अंदर, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। और उसी में जो है वो ATP की प्रोडक्शन होती है। यानी ATP जो है वो एनर्जी करेंसी है। तो उसी की जो प्रोडक्शन है वो इस फोटोसिंथेसिस के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की जो सिस्टम है या जो चेन है उसमें होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट जो है ये दो तरीक़ों से होती है। एक को हम नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहते हैं, यानी नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पासपोराइलेशन, या फिर हम उसको साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट अप्लाइड रिएक्शन उसको ये भी कह सकते हैं। तो जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है उसमें क्या होता है कि उसमें सबसे पहले तो इसकी डिफिनीशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि नॉन साइक्लिक और साइक्लिक ट्रांसपोर्ट में फ़र्क क्या है। तो नॉन साइक्लिक पासपोराइलेशन या नॉन साइक्लिक जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है वो हम उस ट्रांसपोर्ट को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 तक होती है, लेकिन उनकी रिसाइकलिंग वापस फोटोसिस्टम 1 में या फोटोसिस्टम 2 में नहीं होती। सो उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हम नॉन साइक्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
सबसे पहले क्या होता है कि पहले पोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट होता है, वो एक्टिव होता है, और उसके बाद जो है वो पोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होता है, पोटो सिस्टम 2, जो कि 680 जो नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट उस पर रिएक्शन वो कर लेता है। तो क्या होता है कि जब सनलाइट फॉल करती है पोटो सिस्टम 2 पर, वो उसकी जो क्लोरोफिल मालिक्यूल उसमें प्रेजेंट होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और लॉस कर लेते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स को। ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो है क्लोरोफिल की जो मालिक्यूल है जिनसे ये चले जाते हैं, तो ये पोटो सिस्टम को लेफ्ट कर लेते हैं, पोटो सिस्टम 2 जो है उसको छोड़ देते हैं, और उससे ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स की तरफ जाते हैं। और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स में ये सबसे पहले कहाँ पर बाइंड होते हैं, तो ये लोग आप तो ये जो चीज़ है ये आप लोगों को डायग्राम में क्लियर हो जाएगा। ये सबसे पहले जो है ये प्लास्टोक्विनोन जो है उससे बाइंड कर जाते हैं। प्लास्टोक्विनोन जो है ये सबसे जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये सबसे पहले प्रेजेंट होता है पोटो सिस्टम 2 के बाद, और पोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन सनलाइट की एक्टिवेशन की वजह से निकल जाते हैं वो कहाँ पर जाते हैं, वो प्लास्टोक्विनोन की तरफ जाते हैं। अब नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जब प्लास्टोक्विनोन दो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप कर लेता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर उससे ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन की जो चेन है वो उसमें चले जाते हैं। ये उसके बाद साइटोक्रोम बी की तरफ जाते हैं। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है सारे। साइटोक्रोम बी से फिर ये साइटोक्रोम एफ तक जाते हैं और फिर प्लास्टोसाइनिन तक जाते हैं। प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन्स फिर जो पोटो सिस्टम 1 है उसमें जाते हैं। अब एक छोटी सी बात यह है कि रिकवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पोटो सिस्टम्स 2, यानी पोटो सिस्टम 2 जब एक्टिव हो गया सनलाइट की वजह से, तो उसके दो इलेक्ट्रॉन उससे निकल गए जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स में चले गए। अब वहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशेंसी आ गई। ये दो इलेक्ट्रॉन की डिफिशेंसी किस चीज़ से पूरी होगी, तो ये वाटर से पूरी होती हैं। क्या होता है कि वाटर की स्प्लिटिंग हो जाती है और उससे दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पोटो सिस्टम 2 में आ जाते हैं, और पोटो सिस्टम 2 से जो दो इलेक्ट्रॉन चले गए होते हैं वो इन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से होती हुई यहाँ पर एटीपी की प्रोडक्शन करके ये पोटो सिस्टम 1 तक पहुँच जाते हैं। और पोटो सिस्टम 1 में फिर वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसकी जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है वहाँ तक जाते हैं। जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फास्फोराइलेशन है उसको हम जेड स्कीम भी कह सकते हैं। उसको हम जेड स्कीम तभी कहते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसपोर्ट है वो जेग पाथ पर होती है, यानी एक जेड शेप जो है वो अल्फ़ाबेट जेड जो है उसकी तरह एक शेप बना देती है, तो उसको हम जेड स्कीम भी कह सकते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो ये जो है ये पोटो सिस्टम 2 है, यहाँ पर पोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट है। सनलाइट जब पोटो सिस्टम 2 पर यहाँ पर स्ट्राइक कर लेती है तो इसकी जो रिएक्शन सेंटर और एंटीना कम्प्लेक्स है वो एक्टिव हो जाती है। इससे दो इलेक्ट्रॉन जो है ये पोटो सिस्टम 2 से, यहाँ पर इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, यहाँ इससे ये दो इलेक्ट्रॉन जो है इससे निकल जाते हैं और ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स की तरफ आ जाते हैं, जिसमें प्लास्टोक्विनिन प्रेजेंट है, उसके बाद साइटोक्रोम बी है, साइटोक्रोम एफ है, उससे फिर प्लास्टोसाइनिन की तरफ आते हैं और इस प्लास्टोसाइनिन से जो है ये पोटो सिस्टम 1 में फिर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो यहाँ पर एटीपी की प्रोडक्शन होती है जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम एफ की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एडीपी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। अब पोटो सिस्टम 1 जो है यहाँ इससे इलेक्ट्रॉन जब सेम टाइम पर पोटो सिस्टम 2 पर लाइट पड़ती है और इसी तरह लाइट जो है वो पोटो सिस्टम 1 पर भी पड़ती है, लेकिन पोटो सिस्टम 2 जो है वो पहले एक्टिव हो जाता है। उसके दो इलेक्ट्रॉन जब उससे निकल जाते हैं और वो इन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो हैं इन एक्सेप्टर्स के ज़रिए जब ये पोटो सिस्टम 1 तक आ जाती है तो फिर पोटो सिस्टम 1 एक्टिव हो जाता है और इससे दो इलेक्ट्रॉन निकलकर जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है, जो पैराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस हम एक को कहते हैं और दूसरा जो है वो NADP है, तो वो NADP को रिड्यूस करके NADPH2 बना लेता है पोटो सिस्टम 1 जो है। तो सेम टाइम में ये दोनों पोटो सिस्टम जो है ये एक्टिव होते हैं और इसी तरह ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। इस प्रोसेस को हम नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बैक जो है वो नहीं करते पोटो सिस्टम 2 का, और इसको जेड स्कीम तभी कहते हैं कि ये एक जेड की तरह शेप बना लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ से
यहाँ तक और फिर यहाँ तक। तो ये क्या है कि ये एक जेड की तरह एक शेप बना लेते हैं। ये प्रोसेस जो है ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट तो है, तभी इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जेड स्कीम भी कहते हैं। अब साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फास्फोराइलेशन या साइक्लिक जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है उसमें क्या होता है। तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, यहाँ पर जब फोटो सिस्टम 2 एक्टिव नहीं होता और जस्ट ओनली फोटो सिस्टम 1 काम कर लेता है, तो फिर क्या होता है कि फिर एक साइकिल में इलेक्ट्रॉन जो है उसकी मोमेंट होती है और तभी हम उसको साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसका मैकेनिज़्म कैसे है, सबसे पहले क्या होता है कि जब क्लोरोफिल की मालिक्यूल जो कि फोटो सिस्टम 1 में होते हैं, जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं लाइट को जो कि 700 नैनोमीटर की होती है, उस लाइट को जब ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है फोटो सिस्टम 1 एक्टिवेट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। 2 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये पैराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस तक जाते हैं और उससे फिर निकल कर ये जाते हैं जो NADPH है वहाँ तक ये उसको रिड्यूस कर लेता है और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये फिर फॉल बैक कर लेते हैं। ये फिर वापस आ जाते हैं फोटो सिस्टम 1 में। एक साइकिल में ये अपनी इस मोमेंट को जारी रखते हैं और ATP की प्रोडक्शन, ओनली ATP की प्रोडक्शन यहाँ पर होती है, NADPH2 की प्रोडक्शन नहीं होती। सो इस प्रोसेस को हम साइक्लिक फास्फोराइलेशन कहते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, ये फोटो सिस्टम 1 है और यहाँ पर इसकी जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है वो प्रेजेंट हैं। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इस फोटो सिस्टम 1 जो है इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो है, जिसमें पैराडॉक्सिन रेडिएशन सब्सटेंस एक है और एक दूसरा जो है वो प्लास्टोक्विनिन है। जो प्लास्टोक्विनिन है इससे साइटोक्रोम्स की तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। यहाँ पर ATP की प्रोडक्शन होती है और यहाँ पर भी ATP की प्रोडक्शन होती है। फिर प्लास्टोसाइनिन में जो पहले हमने ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स पढ़े जो फोटो सिस्टम 2 के बाद प्रेजेंट होते हैं, यानी प्लास्टोक्विनिन, उसके बाद साइटोक्रोम B प्लस साइटोक्रोम F और उसके बाद प्लास्टोसाइनिन, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होते हैं। तो उन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स में से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव होकर फिर से ये फोटो सिस्टम 1 की तरफ आते हैं। इसी प्रोसेस को तभी हम साइक्लिक फास्फोराइलेशन कहते हैं या फिर साइक्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी इस फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स की तरफ, जो हमने पहले पढ़ लिए, पहले डायग्राम में भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। और इससे ये इलेक्ट्रॉन जो है ये फिर फोटो सिस्टम 1 में अगेन आते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या फिर साइक्लिक फास्फोराइलेशन कहते हैं। अच्छा, फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है। फोटोफॉस्फोराइलेशन एक छोटा सा पॉइंट है जो आप लोगों ने याद रखनी है कि फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स मालिक्यूल से गुजर जाते हैं तो वो एनर्जी को लॉस कर लेते हैं, यानी साइटोक्रोम B और F के बीच में वो एनर्जी को लॉस कर लेते थे। किस चीज़ की फॉर्म में, ATP की फॉर्म में। तभी हम इस प्रोसेस को क्या कर लेते हैं, इस प्रोसेस को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ADP के साथ एक N ऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल जाता है और वो N ऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो क्या कर लेता है, वो ATP बना देता है। तो तभी हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब एक दूसरी बात ये है कि फोटो सिस्टम 1 जो है उसमें क्या होता है, फोटो सिस्टम 1 में एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसी होती है। तो सेम टाइम पर मैंने पहले बता दिया आप लोगों को, यहाँ पर डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर लाइट पड़ती है फोटो सिस्टम 1 पर, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशेंसी आ जाती है। ये 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशेंसी जो है इस फोटो सिस्टम 2 से पूरी हो जाती है। तो ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता रहता है। अब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की बात कर लेते हैं। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होता है कि जब फोटो सिस्टम 2 लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है तो वाटर की मालिक्यूल जो है वो स्प्लिट हो जाती है, H और OH आयन बना लेते हैं। तो क्या होता है कि कुछ वाटर की मालिक्यूल्स जो है वो अगेन रिलीज़ कर लेते हैं ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन को। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह लेते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जब वाटर सनलाइट पड़ती है फोटो सिस्टम 2 पर तो स्प्लिटिंग हो जाती है वाटर मालिक्यूल्स की 2 आयंस में, जिसको हम OH और H आयंस कहते हैं।
अच्छा, तो ये सारा जो प्रोसेस था, ये लाइट रिएक्शन का प्रोसेस था, लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस भी हम इसको कह सकते हैं। नोट्स में से भी आप लोग याद कर सकते हो, इसके अलावा जो मैंने पढ़ाया हुआ है, जो मैंने बता दिया है, तो वो भी आप लोग नोट कर सकते हो, क्योंकि मैंने ईजीली आप लोगों को समझाया हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर इस टॉपिक में, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी भी है और डिफ़िकल्ट भी है, तो फिर भी अगर कोई मसला हुआ तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।